हेलो दोस्तों, हम आज बात करते हैं एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 2, जिसमें हम आपको बताएंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। और सबसे जरूरी बात, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4, मुगल साम्राज्य। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृति में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं सदी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव में उपमहाद्वीप में उसके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों को निवास स्थान दिल्ली के लाल किला की प्राचीन से राष्ट्र को संबोधित कर। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, वे वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृति सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उसके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की मुंह से तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल और सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोल की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका 1 में मुगल के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे। मुगलों और अहोम अध्याय 7, सिखों अध्याय 8 और 10 एवं मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 के संबंध पर भी गौर करें। संपदा ईरान के अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन से युद्ध का अंत हो पाया? उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठ अधिकारी के नियम और विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सैदात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समाप्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही है? ज्येष्ठ अधिकारी या सैयद? मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका 1 को फिर से देखिए। आप पाएंगे कि मुगलों ने उस शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करने के उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने में इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों के उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दिए। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर
अपना प्रभाव बढ़ा गए, परंतु इस संतुलन को हमारे बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका एक देखें और करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उसका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? मान सवादार और जागीरदार जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन के नियुक्त करना प्रारंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानी, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मानसवादार कहलाए। मानसवादार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मानसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, या मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था की, जिनके जरिए 1 पद, 2 वेतन एवं 3 सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में विजित भी प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मानसवादारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मानसवादार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मानसवादार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जहांगीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मानसवादार मुक्तियों से विभिन्न अपने जहांगीरों पर नहीं रखते थे और न ही उन्हें पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों के केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व के नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मानसवादार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मानसवादार के वेतन में बहुत कम था। मानसवादारों की संख्या थी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिनके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीर की संख्या में काफी कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे कितना राजस्व वसूल कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इस प्रवर्तन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगल की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज में मिलने वाला राजस्व था। अधिकार स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलियों यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के मध्य से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजमंडलीय टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की तरह फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इन व्यवस्थाओं को जब्त कहा जाता था। व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थे जहां पर मुगल प्रशासन का अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब कर सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासन द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विरोध कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विरोध कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी
में मिलता था। अबुल फजल से अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें सूब कहा जाता था। सूबों के प्रशासन सूबेदार कहलाते थे, राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में विपरीत अधिकारी भी होते था, जो दीवान कहलाता था। कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी था। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसके उलेमा, ब्राह्मणों, जेविट पारदर्शियों, जो रोमन के तो ठीक थे और जरदोश्त धर्म में अनुयायी के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चा इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इन विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी थी। जी विद्वान धार्मिक रीति और मतदाता पर बल देते थे, वे अकबर कट्टर होते थे। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती थी। अनुभव अकबर को सलेह कुल का सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिंसापूर्ण की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायी में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और इनमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल। अबुल फजल में सुलह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बने एक में अकबर की मदद की शासन के सिद्धांत को जागीर और शाहजहां ने अपनाया। 17वीं सदी में एक 17वीं शताब्दी में और उनके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासन और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियां में वर्णित होता था। परंतु यानी यात्री की प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित कर रह गए। सामाजिक असमानता साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसवादार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसवादार की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य की अनुमति राजस्व का 61.5% उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसवादार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में भी निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और साधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं की सत्ता को शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट में स्वामी के रूप में मान्यता देते थे रहे। यद्यपि 18वीं सदी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्रता राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तृत से चर्चा करेंगे। अध्याय समाप्त।